नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आपने अक्सर ऐसे पथ संचलन या फिर मैदानों में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जैसी प्रार्थनाएं सुनी होगी, या फिर आपने देखा होगा जब भी देश या राष्ट्र पे कोई संकट, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई बड़ा हादसा हो, तो वहां कुछ खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहने लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते दिखाई देते हैं। तो ये सब कौन है? तो ये सब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक है। 1925 में नागपुर से बोया गया एक वैचारिक बीज आज 2025 आते आते एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है। लेकिन आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये संगठन काम कैसे करता है, या फिर ये जो 1 घंटे की शाखा है उसमें क्या होता है, या फिर ये प्रचारक क्या है, या और ये संघ की कार्य पद्धति क्या है। जैसे अनेकों सवाल उनके मगज में तय हो चुके। तो आज हम इन सभी सवालों का जवाब तथ्य के साथ जानेंगे। मेरा नाम रेवत सिंह राजपुरोहित है और आज हम आरएसएस को संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं संघ के इतिहास और स्थापना को देखिए तो कहानी शुरू होती है लगभग आज से 100 साल पहले, यानी 1925 में। इसके संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और क्रांतिकारी भी रह चुके थे। तो डॉक्टर साहब के मन में एक सवाल पैदा हुआ कि हमारा देश है, ये वारंवार क्यों गुलाम हो रहा है, यानी कोई विदेशी ताकत वहां से आकर हमारे देश पे शासन कैसे कर रही। जब उन्होंने इसके गहन चिंतन किया तो उन्होंने पाया कि अंग्रेजों और मुगलों की ताकत नहीं थी कि हमारे देश पे शासन कर सके, लेकिन उसका मूल कारण यह था हमारा देश का असंगठित समाज, अर्थात हमारा जो देश का समाज था वो अनेक धर्म, पंथ और जातियों में बटा हुआ था, यानी वो सब असंगठित थे। तो डॉक्टर साहब ने माना कि मुझे, मेरा काम है इस असंगठित समाज को संगठित करना, क्योंकि देश तो एक बार अंग्रेजों से आजाद भी हो जाएगा, लेकिन फिर कोई नई ताकत आके देश पर शासन करेगी। तो उन्होंने कहा कि अब मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, बल्कि इस असंगठित समाज को संगठित करने की जड़ पे काम करूंगा। तो उन्होंने व्यक्ति निर्माण का रास्ता चुना और उनका मानना था कि अगर देश का नागरिक चरित्रवान और देशभक्त होगा तो देश अपने आप खड़ा हो जाएगा। और यही मूल विचारधारा लेके सन 1925 में 27 सितंबर को विजयादशमी के दिन महाराष्ट्र के नागपुर के मोहिते मैदान में इस संगठन की नींव रखी। और फिर उन्होंने 1925 में इस संगठन की नींव रख दी थी, लेकिन इस संगठन की असली ताकत इसकी कार्य पद्धति और सर्वोच्च मार्गदर्शन में छिपी थी। तो वो क्या है? वो मार्गदर्शक है परम पवित्र भगवा ध्वज। आरएसएस को समझने के लिए इसके गुरु को समझना सबसे अनिवार्य है। दुनिया के हर एक संगठन में कोई ना कोई व्यक्ति उस संगठन का गुरु होता है, लेकिन आरएसएस में कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, लेकिन संघ में परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु का स्थान प्रदान किया गया है। अब सवाल होता है कि भाई साहब, आपने गुरु को, परम पवित्र भगवा ध्वज को आपने गुरु क्यों माना? तो या फिर डॉक्टर साहब खुद भी तो बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी का मानना था कि इंसान चाहे कितना भी महान हो, लेकिन इंसान नश्वर है, तो उसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कमी या फिर कुछ अहंकार आ सकता है, जिससे जो संगठन है उस संगठन का मूल उद्देश्य से वो भटक सकता है। लेकिन विचार और तत्व वो अमर होते हैं, इसलिए परम पवित्र भगवा ध्वज को डॉक्टर साहब ने गुरु का स्थान प्रदान किया, क्योंकि भगवा रंग है वो 2 चीजों का प्रतीक माना जाता है भारतीय सनातन संस्कृति में। पहला तो त्याग और बलिदान का, और दूसरा है उगते हुए सूर्य, यानी अग्नि और सूर्य का जो अंधकार मिटाने का काम करता है। इसलिए संघ के हर एक स्वयंसेवक के लिए यह ध्वज प्रेरणा का अंतिम स्रोत है, और यह हमें सिखाता है कि सिद्धांत व्यक्ति से बड़ा होता है। मित्रों, हमारा भगवा ध्वज हमें त्याग और समर्पण का प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन यह अखंड समर्पण आखिर किसके लिए, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? आइए हम उन मूल विचारों को गहराई से समझते हैं जो संघ के उद्देश्य और दर्शनों की नींव है। तो हम देखते हैं, संघ के दर्शन की बात करते हैं तो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो इसका अर्थ क्या है? तो संघ मानता है कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है या कोई राजनीतिक देश नहीं, बल्कि यह एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, अर्थात हमारी पहचान हमारी सीमाओं से नहीं बल्कि हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति और उसके मूल्यों से है।
संघ भारत को मातृभूमि और पुण्य भूमि दो रूप से देखता है। मातृभूमि का अर्थ है कि संघ भारत को भारत माता के रूप में देखता है, जहां भूमि और जन के बीच माँ और पुत्र का संबंध है। और दूसरा है पुण्य भूमि, ये हमारे लिए केवल भारत भूमि हमारे लिए केवल भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि कर्म, त्याग और तपस्या की भी भूमि है, इसलिए हम पुण्य भूमि कहते हैं। और दूसरा है इसमें हिंदुत्व। तो हिंदुत्व का अर्थ अक्सर समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन संघ के अनुसार हिंदुत्व कोई पूजा पद्धति या कोई रिलीजन नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत की जीवन पद्धति है। संघ का मानना है कि जो भी व्यक्ति भारत की संस्कृति, इतिहास और उसके पूर्वजों को अपना मानता है और इस धरती को अपनी मातृभूमि मानता है, वह सांस्कृतिक रूप से हिंदू है, चाहे उसकी पूजा पद्धति या उपासना पद्धति अलग हो। ये हिंदुत्व वाला विचार एक समावेशी विचार है जो विविधता में एकता पे जोर देता है। फिर है संघ का ध्येय, तो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। संघ का कार्य करने का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। संघ का मानना है कि हम कानून बनाकर देश नहीं बदल सकते, जब तक देश का आम नागरिक चरित्रवान, अनुशासित और देशभक्त नहीं बनेगा, तब तक राष्ट्र महान नहीं बन सकता। इसलिए संघ व्यक्ति को गढ़ने का कार्य करता है। और संघ का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो हम संघ की प्रार्थना की आखिरी पंक्ति है, परम वैभव ने तुम्हें तस्व राष्ट्रम। इसका अर्थ है कि इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाना, यानी भारत को दुनिया का सबसे समर्थ, शक्तिशाली और विश्व गुरु राष्ट्र बनाना, ताकि हम दुनिया का कल्याण कर सके। तो यह था संघ के उद्देश्य और उसका दर्शन। लेकिन मित्रों, भारत को परम वैभव तक ले जाना और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने की जो बातें हवा में नहीं होती, तो इसके लिए एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है, जहां हर रोज तपस्या की जाती है, और वहीं से जो संघ की शक्ति पुंज जहां स्वयं सुख बनता है, उसे हम कहते हैं शाखा। तो आइए हम जानते हैं कि शाखा क्या है और वो क्या होती है। शाखा, तो शाखा संघ का पावर हाउस है। ये कोई बंद कमरे में होने वाली मीटिंग नहीं है, लेकिन हर रोज खुले मैदान में ठीक 1 घंटे का होने वाला कार्यक्रम है, जहां शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियां होती है। शारीरिक में व्यायाम हो जाता है, योग आ गया, सूर्य नमस्कार, और सबसे महत्वपूर्ण है संघ के खेल, जो हमें टीम वर्क और अनुशासन सिखाता है। और साथ बौद्धिक में तो तन के साथ साथ मन का विकास भी अनिवार्य है, इसलिए देशभक्ति के गीत, महान पुरुषों के विचार, कुछ सुभाषित और समसामयिक विषयों पर चर्चा होती है। फिर अंत में सभी स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गान करते हुए भारत माता का जयकार करके शाखा का समाप्त करते हैं। वे शाखा वह स्थान है कि जहां आम इंसान देशभक्त नागरिक में बदलता है। मित्रों, शाखा में हमें नित्य संस्कार मिलते हैं, लेकिन इन्हीं संस्कारों को और गहरा करना और संगठन के कार्य को और भी बारीकी से समझने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन होता है, और वहां कार्यकर्ताओं को एक कुशल संगठक बनने का प्रशिक्षण मिलता है। तो वो वर्ग कौन से वो देखते हैं हम। प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ता विकास वर्ग। तो संघ में कुल 5 प्रकार के वर्ग का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम है प्रारंभिक वर्ग, जो 3 दिन का होता है, वो नगर, तालुका या जिला लेवल पे इसका आयोजन किया जाता है। फिर हमें प्राथमिक शिक्षा वर्ग, तो ये अपने तालुका, जिला या फिर विभाग लेवल पे इसका आयोजन होता है, वो जो 7 दिन का होता है। फिर आगे संघ शिक्षा वर्ग जो 15 दिन का होता है, और ये प्रांत लेवल पे होता है। और फिर कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 जो 20 दिन का होता है, वो क्षेत्र लेवल पे होता है। क्षेत्र अर्थात 2-3 प्रांतों का मिला के एक क्षेत्र बनता है, वो क्षेत्र लेवल पे कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 होता है। और तृतीय है कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 जो 25 दिन का, जो अखिल भारतीय होता है, और वो केवल और केवल नागपुर में होता है। ये संघ शिक्षा वर्ग 1, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2, इनको पहले प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग कहा जाता था, लेकिन 2024 के बाद इनका नामकरण किया गया है। संघ शिक्षा वर्ग, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2। हमने देखा कि संघ की सबसे छोटी इकाई शाखा को समझा, और फिर हमने प्रशिक्षण वर्ग भी देख लिया। लेकिन अब सवाल है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला ये एक विशाल संगठन एक सूत्र में कैसे बंधा हुआ है, और इसका ये सूचना और निर्णय ऊपर से नीचे तक कैसे पहुंचते हैं। इसके लिए हमें संघ की भौगोलिक संरचना को देखना होगा। अगर भौगोलिक संरचना पे ध्यान देते हैं तो
तो संघ का केंद्र यानी सेंटर है नागपुर, और पूरे भारत के भूभाग को कुल 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। और क्षेत्र के नीचे आते हैं प्रांत, जो वर्तमान राज्यों से इनकी रचना अलग है, यानी अकेले यूपी राज्य में ही संघ के 6 प्रांत आ जाते हैं। फिर प्रांतों के नीचे आते हैं विभाग, विभाग यानी 3-4 जिलों का समूह, उसको एक विभाग बनाया गया है। फिर विभाग के नीचे आ गया डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे नगर या खंड, फिर आगे आपकी विलेज, और उसके नीचे आ गया शाखा। मीन्स सबसे छोटी इकाई शाखा है, शाखा से ऊपर नगर, नगर से ऊपर जिला, विभाग, प्रांत, क्षेत्र और केंद्र। इस तरह संघ का पूरा एक भौगोलिक संरचना की गई है। अब सवाल है, इसको कौन चलाता है? अगर ये भौगोलिक संरचना संघ का शरीर है, तो उसकी आत्मा है कार्यकर्ता। तो संघ के कार्य को चलाने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के लोग काम करते हैं। अगर उनको देखते हैं हम, उसमें पहले पायदान पे आते हैं स्वयंसेवक। तो स्वयंसेवक वो लोग होते हैं जो अपना व्यवसाय, नौकरी और परिवार को संभालते हुए संघ का कार्य करते हैं, जैसे कि आप और हम। दूसरे आते हैं विस्तारक। विस्तारक वो नौजवान होते हैं जो संगठन का विस्तार करने के लिए कुछ समय के लिए 1 या 2 साल के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जाते हैं, और फिर अपनी समय अवधि पूरी होने पे अपनी जिंदगी में वापस लौट आते हैं। तो और तीसरे है प्रचारक। प्रचारक वो तपस्वी होते हैं जो आजीवन अविवाहित रहते हैं और अपना पूरा जीवन देश और संगठन के नाम कर देते हैं, और वे घर छोड़ देते हैं और समाज के सहयोग से सादगी भरा जीवन जीते हैं। तो हमने स्वयंसेवक, विस्तारक और प्रचारक के रूप में संघ की मानव शक्ति को देखा, और हमने ये भी देखा था कि कहीं पे भी कोई आपदा हो तो संघ के स्वयंसेवक वहां पहुंच जाते हैं, यानी संघ जहां कम वहां हम की भावना से काम करता है और देश भर में अपने कुछ सेवा कार्य चलाता है। तो आइए हम अभी संघ के सेवा कार्यों पर नजर करते हैं। संघ के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। संघ का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसके लिए संघ जब भी देश में कहीं पे भी कुछ आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन में सबसे आगे होता है। जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, तो स्वयंसेवक हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना राहत कार्य में जुट जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कोविड-19 में, ये कोरोना काल के दरमियान पूरा देश संकट में था, तब संघ के विशाल राहत अभियान चलाया था, और राशन बांटने से लेकर ऑक्सीजन पहुंचाने तक स्वयंसेवक ने हर घर घर जाकर मदद की थी। फिर एक संघ का प्रकल्प है सेवा भारती। सेवा भारती के थ्रू संघ शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहा है और समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करता है। और चौथा संघ का उद्देश्य सेवा से सामाजिक समरसता बढ़ाना, यानी असली उस समाज से भेदभाव मिटाना है। स्वयंसेवक जब सेवा करता है तो वो उच्च नीच या जाति नहीं देखते, बस समाज में भाईचारा और समरसता बढ़ाने के लिए वो सेवा करते हैं। अब सवाल आता है कि इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े कार्य करता है, तो भाई साहब इनका फंडिंग कहां से आता है? तो हम देखते हैं संघ का आर्थिक मॉडल। संघ का एक विशिष्ट आर्थिक मॉडल है जिसको गुरु दक्षिणा कहा जाता है, यानी संघ पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। यह कोई सरकारी मदद या बाहरी चंदे को स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन संघ के स्वयंसेवक अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार गुप्त राशि का समर्पित किसको करते हैं? तो अपने परम पवित्र भगवत अपने गुरु को वो समर्पित करते हैं। यानी संघ पूर्णतः आत्मनिर्भर है, और ये जो समर्पित राशि है उससे संघ का साल भर का खर्चा चलता है। और दूसरा कि संघ में जुड़ने के लिए कोई मेंबरशिप फीस भी नहीं है, यानी दूसरे अन्य संगठन में जुड़ने के लिए आपको कुछ मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। संघ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप संघ की शाखा में आओ, आपके संघ के स्वयंसेवक बन जाते हो। अब हम देखते हैं संघ परिवार। हमने कहीं सुना है संघ परिवार क्या होता है, तो अब देखते हैं संघ परिवार क्या होता है। मित्रों, आरएसएस का विचार सिर्फ शाखा के मैदान तक सीमित नहीं। जैसे एक बीज से विशाल वटवृक्ष बनता है, वैसे ही संघ के कार्यकर्ता समाज के हर एक क्षेत्र में अलग अलग संगठन खड़े किए, उसे हम संघ परिवार कहते हैं। ये संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन इनका डीएनए यानी इनका मूल एक ही है, राष्ट्रवाद। तो आइए प्रमुख संगठन पर नजर करते हैं। तो है पहला राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी है, फिर छात्र शक्ति के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया,
फिर मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ, फिर हो गया धर्म और संस्कृति के लिए हो गया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, वनवासी और सेवा के लिए वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा भारती। ये सभी संगठन जो भारत के संघ परिवार में कुछ 35 या 36 संगठन है, ये सभी संगठन अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, यानी अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन एक परिवार की तरह परस्पर जुड़े हुए होते हैं और समन्वय करते रहते हैं। तो हमने देखा संघ परिवार क्या है। इस वीडियो में हमने देखा कि 1925 में शुरू हुआ संघ की यात्रा आज करोड़ों लोगों तक पहुंच गई है और यह आने वाले हर एक स्वयंसेवक को एक ही बात सिखाई जाती है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर राष्ट्रहित है, यानी अपना नाम, अपना पद और अपनी पहचान बाद में आती है, देश सबसे पहले आता है। और संघ की इस 100 वर्ष की सफर का और इन करोड़ों स्वयंसेवकों की तपस्या का एक ही उद्देश्य है, भारत माता को एक शक्तिशाली, समृद्ध और विश्व गुरु बनाना। तो हम भी इसी संकल्प के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।